की वजह से सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा है, वो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको याद रखने का तरीका ये है, GMF बाय क्या r स्क्वायर साइन ऑफ क्या पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2। इस वे में याद रखो तो इजीली याद हो। और r रेडियस होगा, पर अगर क्वेश्चन में लेंथ मेंशन के है ना, अगर क्वेश्चन में क्या मेंशन हो लेंथ कि r का लेंथ तुम लोग को l दिया मान लो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ टू कन्वर्ट, तो तुम्हें पता है l इक्वल टू क्या होता है r बाय, तो आपको सिर्फ क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेरा जो r होगा वो l बाय पाई होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाना चाहिए था GMN l upon pi का स्क्वायर, so it should be l square upon pi square, so this will become pi square bracket में sin pi by 2 upon pi by 2, so इसमें एक pi और एक pi कट होगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर। नाउ अगर तुम मतलब ये 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2 pi GMN by n square साइन ऑफ क्या पाई बाय 2। अब लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें सेमी सर्कुलर आर्क था, तो पाई तुम्हारा कितना हो जाएगा पाई, तो अगर मैं पाई डाल दूं तो पाई बाय 2 आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 2 पाई GMN बाय x। और आंसर पहले आया था वही था, यही आया यही आंसर था। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपका डिराइव होना चाहिए अगर हमारा एंगल क्या हो कोई भी एंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बोला था ना कि ये करके आना। तो जो डिवाइड कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो जा रहा था बस वो रुक गया। ये आंसर आपका होना है। आंसर कैसे आया वो नहीं समझ में। यही तो मैं डेरिवेशन लिखता हूं, मैंने इसमें बीच में करवा लिया तो मैं नहीं लिखा। सर तो आपने सीधा कांस्टेंट मतलब पाई कांस्टेंट किया था, जब सॉल्व किए तब तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमने लास्ट टाइम पे जो डाली थी दैट वाज 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 डाली, याद है ना। इस बार हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 पाई बाय 2, बस उसको यूज करोगे तो पाई बाय 2 का टर्म वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम्हारा पाई बाय 4 नहीं है, इसका पाई बाय 4 आ रहा है ना, वो पाई बाय 2 आ रहा है, पाई बाय 4 नहीं आ रहा क्योंकि टोटल एंगल जो है उसको तुम बीच में से चलो आप करो, ये समझा। ओके चलो ये तो हमने लास्ट टाइम करा। शुड वी गो अहेड अब संडे को यू हैव अ टेस्ट, you can go actually both at once दोनों टेस्ट आपके एडवांस बना दे सकते। ओके का
एग्जाम है आपका ओके, तो आई थिंक देखते हैं या तो निर्मला में होगा या तो यहाँ पे होगा, दोनों में नहीं है। तो क्या होता है कि जब भी फेज टेस्ट होता है, जो मेजर एग्जाम होते हैं इतने बड़े, जहाँ पे आपका 12th भी आपके साथ आता है, क्योंकि उनका भी ये मेजर फेज टेस्ट है। ओके, उनका भी सेम है, J1 J4 का भी 6 आवर्स का टेस्ट है आपके जैसा, जो आपके सीनियर बैच। तो जब उनका भी होता है ना, और एक साथ सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके 12 बैच, सीनियर में 10 बैच, तो 22 बैच को एक जगह पे तो पॉसिबल ही नहीं करवा पाए। तो हम लोग को कॉलेज बुक करके उनके पूरे फ्लोर्स बुक करने हैं। तो हमारे पास मैन पावर बहुत चाहिए रहता है, क्लासरूम कैपेसिटी बहुत चाहिए रहती है, और पूरा प्लानिंग करने के लिए हम लोग को 3 to 4 आवर्स लगते हैं कि कौन से क्लासरूम में कौन से बच्चे को कहाँ पे बिठाना, समझा? क्योंकि जस्ट इमेजिन 12 and 10 कितने हुए 22, और अब 22 को into 50 कर लो, उतने स्टूडेंट्स एक दिन से एग्जाम देंगे, वो 3 आवर्स। तो अभी हम देखते हैं कि क्या एक्सप्रेस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एडवांस बैच को हम यहाँ पे बुलाएं और बाकी सारे बैच वहाँ पे जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा वहाँ पे जाए, ये भी पॉसिबल है। ओके, आपके ग्रुप पे आएगा। मेजर टेस्ट ऐसे वहाँ पे ही होते हैं जनरल। ओके, फिर वो सीईटी का मॉक टेस्ट कभी हुआ, मतलब मेंस का मॉक टेस्ट कभी हुआ, जहाँ पे बाहर के स्टूडेंट्स भी आपके साथ एग्जाम देंगे, वो सब भी वहीं पे होता है, क्योंकि क्लास में नहीं करना। ओके, 6 आवर्स का टेस्ट है, यहाँ पे हुआ वहाँ पे हुआ, इट डजंट मैटर, बिकॉज इन दी एग्जाम के बाद बीच में ब्रेक आएगा, वो सबसे किलिंग होगा, ठीक है? बिकॉज 3 घंटा अगर पेपर थोड़ा ठीक गया है तो ठीक है, बट पेपर अच्छा नहीं गया या कोई सब्जेक्ट बहुत बहुत बुरा गया है, तो वो बीच में 1-2 घंटा है ना, वो थोड़ा सा एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है। ओके, और हमें एक रूल याद क्या रखना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला के, है ना, टोटल जनरेट होता है, और उससे एडवांस का रैंक, बराबर ना? सो इट इज नेवर अबाउट ओनली पेपर, इट इज आल्सो अबाउट व्हाट, पेपर 2। एडवांस की खास बात ये रही है, मेनी ऑफ टाइम्स वो ट्राई करता है पेपर 1 टफ करने का। क्यों करता है ऐसा? सो पेपर 1 टफ होगा ना, तो डीमोटिवेशन जबरदस्त रहेगा, और जब बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन होगा तो बीच में जो गैप है उसमें बच्चे निकल जाएंगे घर के, तो बच्चे घर पे निकल गए तो कंपटीशन कम हो गया ऑटोमेटिक, और ये होता है एवरी ईयर। बहुत सारे बच्चे पेपर 1 के बाद भी नहीं अपीयर होते, और जो बच्चा वापस नहीं आता, सो टेक्निकली उसका रैंक नहीं बनता, क्योंकि एडवांस का रूल है, यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर बोथ द टेस्ट। भले तुमने अगर पेपर 1 में बहुत तगड़ा करा, पेपर 2 में तुम देने नहीं आए, तो भी तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझा? तुम्हारा रैंक नहीं है, तुम डिस्क्वालीफाइड हो। सो पेपर 2 तो देने जाना ही, तो पहली बात अपीयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पेपर 1 जैसा भी जाओ, ओके, हो सके उतना डिस्कशन कम करो आपस में। मैं यहाँ पे अभी ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मत ही करो, क्योंकि तुम साथ में हो, तुम्हारा ग्रुप है, तो वो एक होगा, और अब तो आजकल वो ट्रिप के बाद तो बीपा के भी कुछ दोस्ती बढ़ी है, तो वो भी जाएगा, मैंने देखा वो। तो अब जब साथ में होंगे, देर होंगे, तो डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद अगर पता चला 4 क्वेश्चन लाइन से गलत है, तो फिर खत्म हो जाओगे। लेकिन होता है कि तुम डिस्कस कर रहे हो, तुमने बोला ये मेरा तो ये आंसर है, सही है, और 2 फ्रेंड ने बोला नहीं इसमें ये तो है, छोटा था ये, वेरी गुड, मत करो, है ना? जो भी पता करना है ना, वो दूसरी एग्जाम के बाद करो, फिर जो करना है वो करो। यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, तुम तो डूबे थे ना, हम भी डूबे, तो जान बच्चा है, तुमने ये किया, ये तो बहुत ईजी था, उसको नहीं आया, उसको नहीं आया, पर वो क्या करता है, वो दूसरे को डिमोटिवेट करता है, खुद से वो हुआ नहीं, हम इसको भी देते, तो ये सब नहीं होना चाहिए, अवॉइड कर, एक दिन बेटा थोड़ा सा अपना, क्योंकि थोड़ा खाना वाना खाओ अच्छे से, भले भूख लगे ना, वैसे लगनी चाहिए आइडियली, अभी तो लग भी जाएगी, अभी तो जितना फर्क नहीं उस टाइम तो मुझे पता है, हमारे बच्चे जब जाते हैं एक्चुअली एडवांस के लिए, वो 2 घंटे भूखे ही रहते, क्योंकि आज आपको आने देते हैं, तो बाहर आके आप कार के अंदर बैठ के आप अच्छे से, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी रहेंगे आपके साथ, सो वो बैठ के आपको सब लेके आए होते हैं कि यार तू बेटा खा ले कुछ, है ना, हाइड्रेट, थोड़ा नींबू पानी पी, ये वो, फिर मे के टाइम पे होगा एग्जाम, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी होगी,
तो पर वो टाइम में बुक भी नहीं रहती, क्लास भी नहीं थी, मैं ये सब जाने दो, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फॉर्मूला देख लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये मैं भूल गया था, एक बार ऑफिस इनबॉक्स की नॉलेज का वो चार्ट देख लो, ट्रेंड देख लो, ये सब वो सब होगा। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कोई मम्मी ने वो छोले पूरी दिए, वो whatever अच्छे से, पर एंड टेक अ टारगेट, एक स्पेसिफिक स्टेज पर आपने कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, ओके, यू ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, एंड इफ इट सीम्स द पेपर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टफ है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, तो देयर इज अ चांस कि दूसरा कोई सब्जेक्ट कोई चीज होगी। और अगेन क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करो, पहले टाइप देख लो कि कॉन्सेप्ट, नेवर स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ मोर देन वन सेट, कोई भी पेपर अपना मोर देन वन सेट से चालू नहीं करना, है ना, ये याद है। मोर देन वन सेट है ना, सबसे लास्ट में लेना चाहिए। सबसे पहले ना पूरे पेपर में ढूंढो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे सेक्शन को जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो पहले पूरे पेपर में वही ढूंढो, तो जहाँ पे तुम्हें मिले कि हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले इसको ट्राई करोगे, उसी को ट्राई करो। सो मान लो कि तुम्हारे पेपर में 4 इंटीजर है, इंटीजर वाले क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, प्लीज ट्राई दोस जो सिंपल लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में लग रहा है, क्या करो पहले थोड़े मार्क्स बटोरो, समझा ना, 12-15 मार्क्स, उसके बाद उससे जाओ जो थोड़ा सा इजी है, मैट्रिक में जनरली इजी होता, जनरल मैं नहीं बोला एवरी टाइम, जैसे इस बार का मैथ का कोई को मैट्रिक्स मैच बहुत टफ था, बट इस बार का फिजिक्स का मैट्रिक्स मैच इजी था, तो मतलब वो डिपेंड करता है, इजी होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार एक दो ऑप्शन है ना डायरेक्ट मिल जाते हैं ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से फाइनल हो जाता है, तो मैट्रिक्स मैच तुम उसके बाद ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई कॉम्प्रिहेंशन आल्सो, इस पे कॉम्प्रिहेंशन ऐसे देखा जाएगा करेगा, देखो आजकल एडवांस जब वो नए टाइप के कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करता तो स्टैंडर्ड चीजों को ही देता, जैसे एक टॉपिक है फिजिक्स का वो डिलीटेड है, पोटेंशियोमीटर अब डिलीट हो गया, पहले था तो अब डिलीट हो गया, पर एडवांस में कॉम्बिनेशन नए होते हैं तो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है वही पोटेंशियोमीटर डाल के आपको क्वेश्चन बनाना, तो अब आपके लिए होना है जब पर मैं तो पढ़ा रहा हूं क्योंकि बोर्ड्स में है वो, समझा मैं क्या बता रहा हूं। वैसे आपके टाइम पे भी कॉम्प्रिहेंशन अगर पढ़ा तो मुझे लगी थी हाँ कंसेप्ट तो सिमिलर ही है, मुझे आइडिया नहीं, चलो करने वो क्या करते हैं मैं बता रहा हूं। हैव यू हर्ड द एग्जाम कॉलेज, मतलब सॉरी कॉलेज कॉलेज ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का है ना, जेईई मेंस के अलावा देयर इज वन मोर ऑप्शन जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, इनका खुद का एक एंट्रेंस होता है ना, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का खुद का एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस में वो 2 सेक्शन देते हैं, उसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ओके, उसमें जो एक पेपर है ना, एक पेपर उसमें पीसी है, दूसरा पेपर है ना पूरा लॉजिक है, और लॉजिक में क्या है पता है कि एक तो इंडिया का कोई तो गांव है, ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे आदिवासी लोग एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, और उस लैंग्वेज के थोड़े से ट्रांसलेशन हमने दिए हैं, तो यहाँ पे वो क्या है स्टेटमेंट है, और यहाँ पे उसके ट्रांसलेशन, समझा, तो ऐसे उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए, 4 ट्रांसलेशन है, और अब नीचे एक नया स्टेटमेंट दिया है, बताओ आदिवासी अब क्या मीन करना चाहता है, तो समझा नहीं, तो ऐसा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो पेपर देखना इतना इंटरेस्टिंग, दिमाग इतना सही करता है, वो उनका है हाँ, ये मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड वो टेस्ट करता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग की, तो जिनका दिमाग टेस्ट सही करता है वो बहुत स्कोर अच्छा करता है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद चेक करना चाहता है कि तुम्हारा वो कोडिंग के लिए वो दिमाग सच में है या नहीं, मतलब वो तुम स्टेप बाय सोच पाते कि उसमें से तुम डेसिबल कर पा रहे हो, क्योंकि क्या होता है कोडिंग में तुम्हें एक बार डीबग करना होता है, तो वहां पे वो भी क्वेश्चन देते हैं कि एरर फाइंड करो एंड सो, उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे जिसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या है, समझा, ऐसी चीजें भी एडवांस कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी यूनिट से मेजरमेंट आएगा, तो हमने चीजें पढ़ी हुई है, हाइपोथेटिकल क्वांटिटी बना दी, उससे क्वेश्चन आ गया, तो यार आपने अगर सेंटेंस सॉल्व किया है, आपने बीडी सॉल्व किया है, तो उसमें है ऐसे क्वेश्चन, बीसीबी सॉल्व किया है, आप देखोगे तो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, कुछ ना कुछ आपको मिले, सो पेपर ऐसा है कि पेपर में क्वेश्चन अगर ढूंढोगे अच्छे से कामली तो पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व भी अच्छे होंगे, स्कोर भी बहुत अच्छा है,
ऐसा भी आ सकता है कि तुमने सोचा नहीं होगा अपने आप का जो पोटेंशियल होगा उससे बेटर स्कोर। तो अच्छे से दो। 6 आवर्स का पहला टेस्ट है, ओके, एंड डोंट वरी, ठीक है, बस उस दिन पहुंचो, बस ठीक है। मिनिमम देखो, अज्यूम करो आपका पेपर 1 में 18 क्वेश्चन फिजिक्स में, एवरेज स्कोर ले लेते हैं, मान लो कि हर क्वेश्चन 3 होगा, एवरेज मतलब इन जनरल, तो कितना हो गया? ऐसे इंटू 3 करेंगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 होगा। सो रफली मेरे पास ये होगा, कितना हो जाएगा? 162 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 162 मार्क्स का पेपर 2 होगा। हाँ, ये राउंड अप भी हो सकता है, वो तो तुम्हें उस दिन ही पता चलेगा, कौन से क्वेश्चन से वो भी तुम्हारे लिए उस दिन ही पता चलेगा। ओके, सो इंटू 2 भी करो तो रफली मेरे पास कितना हो जाएगा? सो रफली है ना 320 से 360 के बीच का पेपर होगा आपका। ओके, अगर हम इस साल के हिसाब से जाए तो 320 से 360 में अगर आपका स्कोर 85 प्लस था तो तुम क्वालिफाई थे और आपका रैंक आ गया टोटल मिला। और सब्जेक्ट इंडिविजुअलाइज जो कट ऑफ होता है जनरली दोनों पेपर मिला के 10 मार्क होता है, मतलब एवरेज आउट। कभी कभी 7 होता है, 6 से 7, और कभी कभी 12 से 15 होता है, तो एवरेज आउट है रफली कितना होता है? 10। सो फिजिक्स में 10, केम में 10, मैथ्स में 10, पर टोटल तुम्हारे 80 प्लस होने चाहिए। सो हाँ, मेरे पास है मेरे 11 सब मुमकिन है, सब में नहीं कर रहा हूँ। टोटल कितना है बेटा? तो क्वालिफाई नहीं हुआ, ये समझा? सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हुआ, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं। तो तुम्हें ध्यान ये भी देना कि हाँ ठीक है, तुम एक सब्जेक्ट में डूबे हुए, कोई दिक्कत नहीं, पर दिमाग में रखो दोनों पेपर मिला के मुझे उस सब्जेक्ट में यहाँ तक तो अपना स्कोर पहुंचाना है, ट्राई करें 20 तक पहुंचाना, ये समझा? पर रिमेनिंग दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे अगर 100 प्लस जाना है स्कोर, टोटल स्कोर, तो 20 मेरा यहाँ से बढ़ तो कितने बचे मेरे पास? 80। 100 तो सोचना है, 80 मत सोचना, क्योंकि जब पेपर इजी हो गया था ना 2024 में, 2023 में, तो ये कट ऑफ बहुत हाई हो गया, और ये होता है जब कट ऑफ हाई हुआ तो डूब जाएगा। 24 में वीक हुआ, 25 में जब वापस रिवर्स हुआ, 24 में फिर वो कट ऑफ है 100 के ऊपर चला। तो तुम्हें 100 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से होगा। आपका पहला पेपर है, तुमने पेपर इतना टफ सेट नहीं किया, एकदम एक्सट्रीम रहेगा। आप जीवन जी का पेपर देखोगे तो वो करोगे, वो रोने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, पर इस बार का फिजिक्स बहुत टफ है, ठीक है? 100 प्लस का टारगेट 100 प्लस का बोलो। और क्या बता, तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो और मे भी हो सकता है कि 140 150 भी निकल जाए, मतलब लास्ट में 10-12 वैसा भी पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूशन B1 B2 मिला के 10-15 बच्चे मिनिमम होंगे जो 120 130 तक चले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 200 240 तक जा सकता है, मुझे लगता है। तो ऐसा करो ना, मतलब एक दूसरा लेवल का स्कोर आया तो मतलब आप अपना एआई बहुत अच्छा आजमा सकते। फिर पेपर स्कोर आएगा ना, फिर मैं आपको थोड़ा रफ एआई का भी आइडिया दूंगा इस साल के हिसाब से और लास्ट ईयर। हाँ, मैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल को मैच कर दूंगा कि इस साल का अभी का आपका पेपर किस पे था। अभी तो ऐसा बहुत मतलब अच्छा चीज नहीं होगा, क्योंकि तुम क्या चैप्टर का क्या बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, है ना, वो फील्ड नहीं है। वो लोग क्या करें, फ्लूइड मैकेनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वेव्स में भी 2 चैप्टर, तो 6-7 चैप्टर फिजिक्स में, 10 चैप्टर मैथ्स में। वो जो पहला बड़ा था उन्होंने फंक्शंस, लिमिट्स, वहां से लेके अभी तक के सारे चैप्टर्स का वो टेस्ट दिया 6 घंटे। तो मतलब यार वो उसमें वो बेचारा कोई स्कोर का बोर्ड है, पर आपके लिए भी उतना फायदे में या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला टेस्ट है ना, फर्स्ट टेस्ट इज ऑलवेज द स्पेशल। फिर तो आधा तो हो गया मोटिवेट थोड़ा।
अच्छे से पढ़ो, कल छुट्टी है ना तुम्हारे पास, यूटिलाइज दैट हॉलीडे राइट, ओके। आज घर पे जाके पूरा प्लान करो, कल रिवीजन करो अच्छे से, ओके, और स्कोर करो, हो जाएगा 100% स्कोर, ठीक। चलो बढ़ते आगे। Today we are going to start with the next topic, and the next topic is देखो gravitational field intensity. टॉपिक का नाम है gravitational field. टॉपिक का नाम लिखो, gravitational field intensity. देखो पॉइंट नंबर 1, the space surrounding the space surrounding the body within which the space surrounding the body within which the gravitational force of attraction within which the gravitational force of attraction is experienced by other bodies is called gravitational field. Is called gravitational field. Point number 2. The intensity of gravitational field. Point number 2. The intensity of gravitational field at a point is defined as the force experienced by unit mass placed at that point. Unit mass placed at that point. That is, E vector is equal to F vector upon N. बोर्ड पे लिखना कैसे लिखना? E vector is equal to F vector upon N. फिर नीचे लिखो टाइप वेक्टर ऐसा यूनिट न्यूटन पर केजी, डायमेंशन L1 M0 E1. सो हमने दो टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, बराबर। अब कोई एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, आपको क्या समझा जो दो स्टेटमेंट लिखे उससे कि फील्ड क्या है और इंटेंसिटी। जो मास सेंटर मास है उसके अराउंड सराउंडेड जो एरिया है बेस के जो रीजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ओके,
और इंटेंसिटी जी इंटेंसिटी मतलब एक पॉइंट जो मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है वो पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी से फोर्स कर रहा है, कितना इंटेंसिटी से फोर्स कर रहा है। The amount of force are applied or felt on the unit mass. ओके सो अप्लाई या तो फेल्ट ऑन द यूनिट्स। ओके ठीक है, मैं ना जनरली फील्ड को ऑरा के साथ रिलेट करता हूँ। ऑरा प्योर वेज नहीं, मोरेवली का रेस्टोरेंट वाला ऑरा नहीं, ये समझा? ऑरा मीन्स पता है क्या? ऑरा मीन्स आपने देखा होगा ना वो पुराने जमाने की मूवीज में ऐसे पीछे भगवान आते तो हेलो बनता था, याद है? ऐसे रामायण महाभारत में लाइक के बोलते हैं कि कोई पर्सन होता है जो आता है तो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। ओके सो फॉर एग्जांपल हम लोग कभी डिमोटिवेट होते हैं ना, कभी हमारी टीम थोड़ा सा लग रहा है क्या चल रहा है नेक्स्ट में मोनोटोनस सा रूटीन ये है वो है, तो हम प्रतीक्षा को बोलते हैं कि 10 मिनट आओ 1 बजे के बाद हम लोग का मीटिंग, और 10 मिनट के बाद हम सच में मोटिवेट हो गए जाते हैं, फिर वापस 2 महीने से समझे? फिर 2 महीने के बाद ये होता है। प्रतिशत आपको देखना, जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट का सेशन हुआ, ऐसा 2 महीने बाद नॉलेज सेशन में तो थोड़ा आपको भी लगता है नहीं चलो लाइफ में कुछ करना चाहिए, है ना? वैसा द आइडिया ग्रेविटेशनल फील्ड मींस कि कोई भी पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक इमेजिनरी एक स्पेस क्रिएट करेगा, और वो ऐसी स्पेस होगी कि अगर उस स्पेस में कोई दूसरा पार्टिकल आया तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो वो पार्टिकल पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उस इंटेंसिटी को, जैसे आपने सही बोला, उस इंटेंसिटी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है दूसरे की फील्ड। ओके तो अब एक चीज समझते हैं, मान लो मेरे पास है ना एक सेंटर पे मेरा पार्टिकल था n, ये अपने सराउंडिंग में फील्ड बनाए। माय क्वेश्चन इज नाउ कैन वी सी दिस पर्टिकुलर फील्ड? ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी क्या मैं उसको देख पाऊंगा? नहीं। तो मुझे ना इस कंसेप्ट को रिलेट करना है कोई ऐसी फील्ड के साथ जिसको मैं शायद देख सकता हूँ। कैन भी कोई ऐसी फील्ड है जो मैं देख पाऊंगा? यस, वैसे मैं देख नहीं पाऊंगा, बट अगर मैं आयन फैलिंग वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा ना तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये फील्ड है यहाँ पे, सो उसकी फील्ड होगी कैसे? तो ये होगा आपका बाहर मैग्नेट, ये होगा आपका नॉर्थ पोल, ये क्या होगा साउथ पोल, और ये इस तरह से फील्ड आएगी जो नॉर्थ से कैसे जाएगी साउथ वेस्ट, एंड विद इन द बार मैग्नेट आई थिंक दिस इज द थिंग जो आपको पढ़ा। और आयन फैलिंग में तो पता है कि ऐसे आपके एंड कॉन्सेंट्रेट ऐसे बनते जाते हैं, और तुम्हें भी समझ में आएगा कि जहाँ पे तुम यहाँ पे होगे जहाँ बहुत क्राउडेड चीज होगी, और ये थोड़ा सा है ना स्प्रेड आउट होगा, तो इससे ये भी समझ में आएगा कि जब मैं बार मैग्नेट के बहुत नजदीक हूँ ना तो मुझे वहाँ पे फोर्स ज्यादा फील होगा कंपेयर टू आउटर सरफेस। दैट मींस द इंटेंसिटी नियरर टू द मैग्नेट शुड बी मोर कंपेयर टू द आउटर सरफेस। सिमिलरली ये m अपने सराउंडिंग में एक है ना इमेजिनरी फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जनरली हम क्या बोलते हैं कैसा फील्ड बना है ना, तो उसका भी मैं और एक तो मैं विजुअलाइजेशन दिखाऊं। आपके पास एक बल्ब है और अज्यूम करो वो स्फेरिकल बल्ब है, क्या पहली करोगे वो अपने सराउंडिंग में लाइट एमिट कर रहा होगा, तो जब वो लाइट एमिट करेगा ना वो एमिट कैसे करता है, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं जैसे कंसेप्ट कॉल्ड है वेव फ्रंट, जो आगे सीखोगे ऑप्टिक्स में। वो क्या बोलता है अंदर का जैसा शेप है ना वैसी लाइट एमिट है, तो अगर शेप स्फेरिकल है ना तो सराउंडिंग में ये स्फीयर बनेगा, तो कैसा बना है, अगर यहाँ पे बल्ब है जो एकदम लाइट जनरेट कर रहा है तो ऐसे 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 तुम्हारे लाइट इंटेंसिटी निकलती जाएगी, कुछ समझा? तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत होगी, धीरे धीरे करके लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरा एग्जांपल उसी में आपने लिखा होगा ये ट्यूबलाइट, ठीक है? जनरली हमारी ट्यूबलाइट जैसे अभी तो एलईडी वाली है, पहले पता है वो सिलेंडर आते थे जिसको ऐसे घुमाते थे आप, और आपको लगता था अगर आपने चालू कर दी तो आप ही इंजीनियर हो, है ना? अब दो ही चीज करते थे, या तो ऐसे ट्यूबलाइट, मैं तो वही करता था,
जैसे घर पे होते थे मैं ऑलरेडी होता साइड में मैं करूंगा, मैं ऊपर करूंगा वो ट्यूबलाइट से घुमाऊंगा और सडनली चालू हो जाती है, या तो आप एक छोटा सा टोक करके उसको घुमा देते तो हो जाता है। तो अब वो ट्यूबलाइट सिलिंड्रिकल है, आया ना? तो ये जो फील्ड बनाएगा या इंटेंसिटी क्रिएट करेगा वो तुम्हारी वापस सिलिंड्रिकल होगी, तो समझा? तो लाइट भी सिलिंड्रिकल वे में वो बाहर निकलता, दैट्स द वे इट वर्क्स। वैसे ही हाँ, तो उसके साइड से अगर जो लाइट निकल रही है वो कैसे? तो आगे आगे थोड़ा सा देखें कि अगर मैं ट्यूबलाइट की ये पॉइंट पे तो वहां पे मुझे सबसे कम इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी लाइट इट्स लाइक ऐसा तो मैं यहाँ से ओरिजिनेट करता हूँ, ऊपर और नीचे नहीं करता, तो जनरली वो वाला पार्ट है ना थोड़ा सा डार्क ही होता है। इसलिए तुम कभी भी ऑब्जर्व करना दैट उसके जस्ट बाजू का पार्ट ज्यादा ब्राइट नहीं होगा, उसके सराउंडिंग में ब्राइटनेस होगी, साइड में डार्कनेस होगी। ओके, तो ये चीज है, जाएंगे हम इस पे भी डिटेल में जाएंगे। अभी मैं जो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आज कैन बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ स्फीयर विद अ जीरो रेडियस। अंडरस्टूड? क्या होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब? क्या होगा? स्फीयर विद अ जीरो रेडियस। दैट मींस हमने फील्ड बनाया वो कैसे बनेगा? सही है, तो इसके सराउंडिंग में फील्ड ऐसे बनेगी। ओके, अब अज्यूम करो इस फील्ड में मैं तीन पार्टिकल को लेकर आऊं, है ना, और तीनों का मास अलग अलग है, m 2m और 3m। अज्यूम करो ये मेरा है रेडियस a और ये है मेरा रेडियस b। मान लो a रेडियस वाला जो पॉइंट है वहां पे मैंने m को रखा, यहाँ पे मैंने 2m को रखा, यहाँ पे मैंने 3m को रखा। सब समझ गए आपको? नाउ अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द इंटेंसिटी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस, देन इसका आंसर होगा F by m। ये समझा? F by m मतलब कौन, ये F कौन सा है? इट इज द फोर्स बिटवीन कैपिटल N एंड स्मॉल n अपॉन, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी फाइंड करनी तो मैं मेरे से डिवाइड होगा, तो समझा? सो F by m द इंटेंसिटी विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस। ये क्लियर? अच्छा, अभी के लिए क्योंकि ये पार्टिकल नंबर 1 है तो इसको n पर लिखा हूं, चलेगा ना? अब आता हूं मैं इसके ऊपर 2m के ऊपर, ज्वाइन करो इसको। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? तो ऑब्जेक्ट में लिखूंगा f2 by 2। सबको समझ गए? अच्छा, तो इसके लिए क्या लिखो? तो सर लिखो f3 by 3। ये क्लियर? अब आता है कि सर पर आपने सीखा दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 by r। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तो आएगा नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा सर? G कैपिटल M स्मॉल m by ये जो डिस्टेंस है वो a है ना, तो आई शुड राइट a स्क्वायर इनटू m। क्या m कट हुआ? आंसर क्या है? जब यहाँ पे लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? G कैपिटल M 2m by 2m into a स्क्वायर। क्या m into m कट हुआ? आंसर क्या है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना, फिर यहाँ पे G M 3m अपॉन 3m b स्क्वायर। 3m से कट तो आंसर क्या होगा? a प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो अब नहीं, वो यही है ना, ये 2m कौन से स्फीयर के ऊपर है? a। तो क्या डिस्टेंस सेम है? यहाँ पे ये सही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, am I on the sphere which is having the same radius? Okay, that means I should feel the same intensity. I should feel the irrespective of my mass because the intensity is generated by another mass। को समझा? मैं फील कर रहा हूँ ना, are you getting what I'm trying to say? So अगर मुझे प्रतीक तरह से आपको क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, and bench one यहाँ पे same distance पे, तो चारों with this theory equally motivate होने चाहिए। अगर चारों equally motivate होने चाहिए, पर अब मैं ये समझा रहा हूँ जैसे ये m से बाहर चला गया 3m, ये समझा? तो 3m का डिस्टेंस बढ़ा ना, तो डिस्टेंस बढ़ा तो मेरी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो समझा? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो बेंच 2 तक इंटेंसिटी कम होगी, तो मोटिवेशन कम हो गया। अरे को समझा? विल नॉट टॉक अबाउट द लास्ट बेंच। ओके, बट दिस इज द वे टू वर्क कि यहां से जो चीज निकलेगी वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे
क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी. So what is the final answer if I say when the intensity will become zero? At what distance when the intensity will become zero? Theoretically, intensity कहाँ पे zero बननी चाहिए? At what distance from the point? Yes, the answer is infinity. The answer is तो infinity distance पे मेरा gm by infinity का स्क्वायर होगा. ये तो basically 1/3 होगा. कहाँ से क्या आता है? Zero. Yes, good. ये जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली जी का वैल्यू ही होगा. Small g का वैल्यू. Yes, very good. Now हम यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोट करी हो, मैंने लिखा है न्यूटन पर केजी. हाँ, न्यूटन इज फोर्स अपॉन केजी, दैट इज मास. व्हाट फोर्स अपॉन मास? एक्सेलरेशन. यस और नो? तो सर डोंट यू थिंक सर इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है? यूनिट वाइज, dimension wise same, but the meaning wise very different. Meaning wise very different. Why? Because हम acceleration due to gravity सिर्फ mainly define करते हैं for planets, planetary system, है ना? हम G को define generally किसके लिए करते हैं? Planets के लिए. तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ इस planet का G कितना है, या फिर sun का G कितना है, या किसी और का है. पर जब हम intensity define करते हैं, तो क्या हम कोई planetary define करेंगे? नहीं. We define intensity for all the objects. So मैं अभी जो शेप पढ़ाऊंगा, मैं क्या सिखाऊंगा? Rod define करेंगे, cylinder define करेंगे, hollow cylinder define करेंगे, solid cylinder define करेंगे, hollow cylinder define करेंगे, ring define करेंगे, solid sphere define करेंगे, so on. मतलब हम पढ़ते ही जाएंगे. So कोई भी शेप के लिए क्या applicable है? Intensity. पर generally acceleration due to gravity किसके लिए applicable होगा? Planet. So इसलिए ये concept को हम साथ में नहीं पढ़ते, इसके बाद पढ़ते हैं. Okay. I think intensity should be clear. कोई डाउट है अभी? So what should be the ideal way of learning this? पहले अभी हमने intensity और field समझ लिया, बराबर? अब मैं समझाऊंगा intensity due to point mass. तो हम पहले point mass का expression निकालेंगे. फिर intensity due to different masses. तो वहाँ पे वापस सुपरपोजिशन में जाएंगे. तो उसके क्वेश्चन कास्ट करने हैं. वो हो गया, फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे. फिर हमारे सारे शेप स्टार्ट हो जाएंगे. ये समझा? तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास. अब देखो बार-बार ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखने से बेहतर क्या लिखो? हाँ वो भी चलेगा, नहीं तो ई लिखो. ई ड्यू टू पॉइंट मास. This is our case 1. इसमें बहुत cases हैं. This is our case 1. One more thing. There are cubes जो इंटेंसिटी को E के बदले I से डिनोट करें. ठीक है? तो we should not be confused. ठीक है? E या I को भी कर दिया. E due to point mass. लिखो. E का फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया है F/m और पॉइंट मास के लिए आई कैन यूज द फॉर्मूला Gmm by r square into m. Therefore, I can say E का फॉर्मूला होगा या तो F/m या तो Gm/r square. So, फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी और फोर्स बाय मास या तो Gm/r. क्या दोनों मान सेम है अलग अलग है? तो हमें इसका डेफिनेशन पता होना जरूरी है. If I am using this formula F/m, इसमें m ये कौन सा है? हाँ, तो कहते जिस पे इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये m. ये m कौन सा है? जो क्रिएट कर रहा है. कुछ समझा? तो ये सोर्स है, ये तुम्हारा बेसिकली जो है वो इंटेंसिटी है. सो लिखो यहाँ पे
small m is the mass which is experiencing the field intensity, and capital M is the mass which is creating the field. और अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, ई वेक्टर, तो मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, और वो मैंने पढ़ाया आपको -gm बाय r स्क्वायर r स्क्वायर। फोर्थ में याद होगा आपको, और मैं ऐसा लिखूंगा -gm बाय r क्यूब r। ठीक है, ओके। अब हमने ड्यू टू पॉइंट मास सीख लिया, ओके। तो आई थिंक क्वेश्चंस करते हैं कि अगर एक पॉइंट मास या बहुत सारे मास हैं, तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी हो तो कैसे करें, ओके। देखो क्वेश्चन 1, सो पेज 1 के ऊपर क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, find the distance of a point from Earth center. Find the distance of a point from Earth center where resultant gravitational field, due to Earth and Moon is 0. Due to Earth and Moon is 0. ब्रैकेट में mass of Earth 6 into 10⁻24 kg. Mass of Moon 7.4 into 10⁻22 kg. And distance between the center Earth and Moon 4 into 10⁵5 kilo. For into 10⁵5 kilo. Okay. Now, before we solve the question, solution में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ. देखो, the point at which the point at which the resultant gravitational field is 0. The point at which the resultant gravitational field is 0 is known as neutral point. Is known as neutral point. And साथ में और एक to find gravitational field intensity at a point, to find gravitational field intensity at a point, we can assume 1 kg mass. We can assume
1 kg mass at that point, 1 kg mass at that point, and apply DMR technique, and apply DMR technique of superposition principle. DMR technique of superposition principle. ठीक है? ओके, चल अज्यूम करो आपके पास एक पॉइंट ए है जहाँ पे आपने मास ऑफ अर्थ रखा है. दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ अर्थ. दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे आपने मास ऑफ मून रखा है. दैट इज सेंटर ऑफ मून, एंड दोनों के बीच में है ना जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना, स्मॉल. ये क्लियर है? क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है कि फाइंड अ पॉइंट इन दोनों के बीच में जहां पे रेडिएशन रेट क्या है, 0. तो मैं कहीं पे भी रैंडमली कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं. मान लो मेरे पास पॉइंट है यहां पे, ई पॉइंट. वी कैन अज्यूम डिस्टेंस कोई नहीं, ठीक है. मतलब मान लो कि अगर मैंने ये डिस्टेंस x लिया तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, r - x. ऑब्वियसली तुम इसको भी x ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, r - x. ओके, वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मास ऑफ अर्थ से डिस्टेंस चाहिए, है ना. तो तुम इसको x लेना बेटर होगा और ये r - x लेना सही रहेगा. पर ठीक है, ये देते हैं. इसका एक रीजन है जो मैंने लास्ट में बता दिया. अब P पॉइंट पे तुम्हें इंटेंसिटी 0 होनी है, है ना. तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने वो स्टेप तो मैं क्या लिखा कि अगर तुम चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि P पॉइंट पे 1 kg का मास है. कितना मास है? क्योंकि देखो वो लोग बोलेंगे फाइंड इंटेंसिटी एट सर्टेन. अभी तक फोर्स के क्वेश्चन में क्या हो रहा था पता है, जहां पे बोलेंगे ना फाइंड द फोर्स एट दिस पॉइंट, तो वहां पे तुम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे. याद है तुम्हें? तो मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया वो कैसे करवाया, याद है? ये स्क्वायर वाला. तो यहाँ पे 1 kg का था, 2 kg का था, 3 kg का था, 4 kg का था. मैंने बोला फाइंड द फोर्स एट दिस पॉइंट, तो तुम 2 kg रख रहे थे ना वहां पे. तो तुम यहाँ पे फिर क्या कर रहे थे, सिर्फ एरो बना रहे थे ऐसे और फिर सॉल्व कर रहे थे, बराबर. अब यहाँ पे तुम इंटेंसिटी जब बोलोगे ना तो वहां पे कोई मास रखा नहीं होगा, क्योंकि तुम उस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. तो हम क्या अज्यूम करेंगे, वहां पे कितना मास रखा है, 1 kg. और 1 kg अज्यूम करेगा. फायदा क्या, तो इस पॉइंट पे 1 kg रखो और फिर DMR अप्लाई करो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तुम इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, n into 1 upon distance का स्क्वायर. यस, सो व्हेन यू राइट gm into 1 upon distance का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया, gm by r square. तो दिस फॉर्मूला इज ऑफ इंटेंसिटी ना. और तुमने लगाया फोर्स का फॉर्मूला, पर फोर्स के फॉर्मूला में एक मास हमेशा क्या बन रहा है, 1. तो इससे दिक्कत कभी नहीं होगी. आर यू रेडी? इसलिए 1 kg अज्यूम करना सबसे बेस्ट है. दूसरा 1 kg अज्यूम किया, फिर आपको DMR के हिसाब से पहले D क्या होना चाहिए, डायरेक्शन. तो यहां से डायरेक्शन बनाना, तो एक डायरेक्शन जाएगा ऐसा और एक डायरेक्शन जाएगा ऐसा, क्योंकि वही तो है. और बोला है इस पॉइंट में फील्ड क्या है, 0. तो कहना है कि सिंस एट पॉइंट P E नेट ये 0, ऐसा बोला है ना, द नेट फील्ड इज 0. ये कभी हो सकता है जब दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, आ रहा है ना. तो कैन बी अज्यूम दैट अगर इसका मैग्नीट्यूड है EA और इसका मैग्नीट्यूड क्या है EB, तो लॉजिकली आई शुड राइट EA should be equal to क्या, कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर EA. क्या फॉर्मूला लिख पूछा है, GME अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना. तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, r - x प्लस इक्वल टू EB के लिए क्या लिखूंगा सर, GM मूल अपॉन x का स्क्वायर. ये भी क्लियर? ओके, नाउ दोनों साइड पे क्या कट होगा, जी ओके, x कट नहीं होगा, कुछ भी कट नहीं होगा, अभी नहीं होगा भाई, है ना. पहले मास ऑफ अर्थ सब्स्टिट्यूट करो,
कितना है 6 into 24 अपॉन कितना हुआ r minus x का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 7.4 into अपॉन कितना हुआ x स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, इसको यहाँ पे लिखेगा, इसको यहाँ पे लिखेगा और थोड़ा सा 10 को कट करो तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 600 अपॉन 7.4 into x square must be equal to r minus x the whole square। ओके, कभी भी लाइफ में है ना आना तेरा चीज कभी नहीं करना है, कितना इसको स्क्वायर करेंगे फिर क्वाड्रेटिक आएगा फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, कभी नहीं करते, क्या करोगे डायरेक्ट स्क्वायर रूट। तो इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6000 बाय 74। जैसे मैं लगा दिया तो 0 का स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर। अब सही है। अच्छा अब हम लीप ऑफ 8 लेंगे, क्या लेंगे बेटा लीप ऑफ 8। 74 को राउंड ऑफ करो 75, कितना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना, इतना गंदा वाला कैलकुलेशन थोड़ी ना, समझा ना, तो 75 करना है तो 75 के लिए क्या करोगे, अगर 75 हो गया तो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये समझा। सो इफ यू डू दैट तो क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं 75, तो ये कितने से जाएगा 5, ये कितने से जाएगा 400, ये भी निकल जाएगा तो रूट 80 आएगा। अरे समझा, देखो ऐसे ही सॉर्ट है तो रूट 80 x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 80 16 into 5, so it is 4 to 5 x equal to r minus, ये समझा। now root 2 is 1.4, root 3 is 1.73, root 5 is 2.23 and root 10 is 1। ये चार कहीं पे लिखे रखो, बहुत काम है पूरे 2 साल से। 80 को 81 को हटा दो। हाँ तो रूट 9 है ठीक, वो आपकी वैसे इतना तो चल ये भी उसने देख ला कि रूट 80 को 80 नंबर तो 9 ही आ रहा है ना, अब इतना सा भी होगा वो भी। और अगर इसको और करेंगे तो रूट 5 क्या हो जाएगा 2.23, टेन में भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा 9.8x के आसपास, यानी 8.8 के आसपास, 8.8x equal to r minus, so this will be 9.8x equal to r, so x equal to हो जाएगा r minus 10। बहुत ज्यादा लीप ऑफ तुम जी की वैल्यू 9.8 का लेने से तो उसमें वो 9 ले लोगे तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो r की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 4 into 10 raised to 5 upon 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 into 10 raised to 4। That's the distance from moon, that's the distance from moon, that is distance from क्या किए earth, तो तुम्हें r माने टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं थीटा काटनी मत करो, तुम करोगे r into 10 raised to वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 4 into 10 raised to 5, समझा, माइनस ये 4 into 10 raised to 4 है। हाँ अब बच्चे इसमें अलग लेवल का माइनस 4 into 10 raised to 5 minus 4 into 10 raised to 4, 4 minus 4 common 10 raised to 5 minus 10 raised to 4 10 raised to 1 10 minus नहीं इसको लिखना चाहिए 0.4 into 10 raised to 5, ये सही है। This is better ना, so if you do this then the answer is 3.6 into 10 raised to 5। हाँ वो ले लोगे तो बेटा ठीक ठाक होगा, हाँ सही, वो सही है, वो अच्छा पर आंसर या सही है ना। देखो तो में question की difficulty and calculation are in one proportion, समझ गया। If the question difficulty is very low then the calculation will be very fast,
तो इसका मैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका कैलकुलेशन करके दें पॉसिबल है डेफिनेटली पॉसिबल सब लोग बोले तो जो आप जिसके लिए आप आ जाए आरुष, आदित्य, और आयुष, चिन्मय, दर्शन, धैर्य, दर्शन आसन, देव, ध्रुवी, ध्यानी, हेत, यथार्थ, हृदय, जन्मय, केविन, कुश, माही, मल्हार, वीर मोक्ष, नैतिक, फलक, परम, प्रचिति, प्रज्वल, प्रथम, रैनी, ऋषि, ऋतुजा, सागर, शिवम, शिवा, सिया, सोहम, ईशा, यथार्थ। बहुत बार तो उसने आई कट करने के लिए बहुत और 5 स्क्वायर को 10 करना पड़ा हो गया अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे डिस्टेंस फ्रॉम लाइटर पार्टिकल के लिए
आपको करना है R/1 plus under root of m to n हमेशा करना है, ठीक। सो टू प्रूव माय थॉट, R की वैल्यू कितनी थी 4 into 10 raised to 5 upon 1 plus under root m to n. I think you understood m to n का वैल्यू आ जाएगा 6000 by 30। तो मैं समझ में आया कि ये वैल्यू तुम्हारे पास जो आएगी वो 9 plus 1 10 4 into 10 is 10। मुझे बात मैजिशियन डांस में चीजें बताता है, मैजिकल का ना सारी को बनाने का तो मजा ही नहीं है। पर याद रखना इससे हमेशा जो डिस्टेंस मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, लाइटर वाला, हैवियर वाला। फिर R-1 Do next question. Ready? ये साइड का करो। 2 से ज्यादा होगा नहीं, फिर हमें नॉर्मल अभी तो क्वेश्चन Okay, question है, we have to find intensity at point B. Okay, we have to find intensity at point B. Now, so intensity at point B यहाँ पर है, okay. तो again, आपने वापस नोट किया होगा, A पे कोई भी मान नहीं रखा है, okay. So we have to assume minus क्या 1 के लिए assume करके सर्कल कर दिया, एक ऐसा एरो बनाया और एक ऐसा एरो बनाया, मतलब सेम सुपरपोजिशन वाला करना रखा हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा EB और यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा EP, परफेक्ट। तो D हो गया, N क्या होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, पता है कि 3/4 वन थिंग जो आपको याद रखनी, ये 3 मीटर होगा और ये 5 मीटर होगा, इसे प्रति मिनट में ज्यादा। दूसरा ये फेमस लाइन है, आपको पता होगा ये और ये है ना, तो अगर ये 53 डिग्री है तो मैं ऐसे याद रखता हूँ 53 ऑलवेज 5 और 3 के बीच में, 53 किसके बीच में होगा 5 और 3 के बीच में, तो ऑटोमेटिकली तो कभी भी वो cos 37 sin 53 ऐसा होता है तो कंफ्यूज नहीं है, तो ऐसे याद है कभी भी कुछ आए ये ट्रायंगल बना दो 53 सारा 3 के बीच में बना दो, फिर वहां से लिख देंगे वैल्यूज लिख देंगे मैथ्स में या समझ गया ये क्लियर। तो ये 37 है, ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 53। आपको क्या करना है समझा रहा हूँ,
तुम पहले EV की वैल्यू लिखो, EV की वैल्यू क्या लिखो, G, फिर 2 का वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर EC की वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे G 4 5 का स्क्वायर 21, ये समझा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, D हो गया, M हो गया। अब क्या किए वेक्टर का तो तुम लोग बात ना है ना, क्या करना है अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ये E1 E2 अंडर रूट में 2 E1 E2 cos 53 सॉल्व कर रूट 1 सर। देखिए आप कैलकुलेशन कौन सही से करवा हो गया इजी है ना कैलकुलेशन थोड़ा तो हार्ड वाले का इजी होते हैं। मैं करूं
पर ये तो ठीक ही है। मेरा एडिशन क्या करना पहले तो दिमाग में नियरेस्ट ऐसा नंबर डाल जिसका स्क्वायर इजीली हो सकता है। 40 का स्क्वायर is 1600 14891600 में काफी नजदीक है। तो मतलब आंसर 38 39 का किसी का होगा, है ना। तो अब देखो 1489 नंबर जो है वो 4 डिजिट है पहले, इसका नियरेस्ट इज 1600 जिसका स्क्वायर रूट 40 मुझे बता रहा है, बराबर। तो आंसर 40 से कम है, तो 40 से कम वाला या तो 39 होगा 30 होगा, क्योंकि 1600 से नजदीक ही। सो मैं 38 का स्क्वायर लूंगा, तो 38 का स्क्वायर क्या होगा? 8 is 24 30 है ना, 0 8 3 और 3 3 9 + 2 11। If we add तो 4 4 4 14 44 14 very much near, so 38 very close। Answer 38.6। और ये क्या किया वो भी समझता हूँ मैंने। ये नोट है जैसे जो नंबर छोटा है 81 और 625 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है ना, तो इनका एलसीएम तो 81 और 625 होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 और 3 कट कर देता तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 9 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मैंने कट नहीं किया। मैंने 25 का 125 एलसीएम देता 9 को 9 रखा, इसको मल्टीप्लाई करके 48 किया। अब 81 बनाने के लिए यहाँ 9 लिखते हैं तो यहाँ 9 लिखा, और 625 बनाने के लिए यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 लिखा, तो 9 करना क्या हो जाएगा 40, तो 45 हो जाएगा। दूसरा 4 16 48 में 4 कॉमन है, तो रूट 4 निकाला तो 2 बन गया, तो 2 बाहर आ गया। तो 4 यहाँ निकल गया तो 1 बचा, तो 1 × 625 लिखा। यहाँ 4 निकला तो 4 बचा, तो 4 × 81 324। यहाँ पे 4 निकाला तो 12 बचे, तो 12 × 40 940 लिखा। इस लेवल पे मैं जाना चाहिए सबका ऊपर एडिशन किया और नीचे एचसीएम में तो 81 और 625 है, तो 81 × 625 क्योंकि इसका स्क्वायर निकाला फिर 81 का 9 625 का 20, तो आंसर 9 × 20। ये समझा? आंसर को
आप इसमें एज ऑफ नाउ छोड़ सकते हो। अगर इसके आगे करना है, अगर क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने देखा मैनी ऑफ टाइम्स आंसर ना इसी फ्रैक्शन में रखते हैं, इसी क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि उनको नियरेस्ट की ओवरलेट अराउंड 50 ना, क्योंकि इससे एक्सेंट आंसर तो नहीं मिलेगा। इसका आंसर 38 पॉइंट होगा और वो पॉइंट को इनटू 2 फिर जी में 6.6 वाला फैक्टर है ना, तो वो नियरेस्ट पे जाते हैं। नियरेस्ट के आसपास जो भी होगा उसको ठीक है। वो भी सकता है। देखो कैलकुलेशन ये मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो इम्प्रूव। एमसीक्यू में आएगा ना, एमसीक्यू आएगा, इसमें रीड तो नहीं आएगा, पर अगर एमसीक्यू आएगा तो ऑप्शन ऐसा नहीं 76D/225, 80D/225 है ना, 8040/225। तो बस तो ये देखना है कि नियरेस्ट हमारे पास क्या है। हम काफी नियर है। ग्रुप में तो नहीं मेरा पता नहीं। ये 3 वाला समझ गया, 4 वाला ट्राई करोगे। लास्ट क्वेश्चन मैं तो इसी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो सारे क्वेश्चन थे ना उसमें डिस्टेंस में सेंटीमीटर मिलीमीटर वो सब है, मैं तो तुम्हें मीटर में दे रहा हूँ क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻² का फैक्टर आएगा ना। आपका ही हमारे क्वेश्चन है फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट। अब ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया, आपके साथ ही बात नहीं करूँगा। Box 95. 90.
Next lecture, we are going to introduce ring और एक ring का बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ओके, वो करने वाले हैं, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर यार मैं समझ रहा हूँ क्योंकि वो नहीं कर देगा, चलो